हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सरकार, सरकार के कार्य, सरकार के क्या क्या काम होते हैं। ये क्लास 6 का है, क्लास 9th का है, क्लास 10th का है। जिसमें 6 में है सरकार, 9th में है चुनाव और 10th में राजनीतिक दल, सरकार की सत्ता की साझेदारी और 11 में चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो क्लास 6, 9, 10th एंड 11th को समराइज़ करके, पूरा मर्ज करके एनसीईआरटी और एससीईआरटी को इंक्लूड करके नोट्स बनाया गया है और इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज एंड रिपीट हो जाएगा। तो हमने ये पिछले वीडियो में कर लिया है जिसका नाम है सरकार और इसके कार्य। ये अब सब कर चुके हैं। अब हमें करना है राजनीतिक दल की ज़रूरत, कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत से क्या समझते हैं हम? अलग अलग विचारों को समेटने एवं उन्हें सरकार के पास पहुंचाने का एक माध्यम के रूप में दल कार्य करता है। अब ये जो दल है, तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल है, कोई ग्रुप, समूह है, वो राजनीतिक दल की क्या क्या ज़रूरतें हैं और कैसे कैसे काम करता है उसको देखते हैं। ये राजनीतिक दल कितने राजनीतिक दल हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। जैसे चाइना में एक दल है, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दल है, जैसे 1 पार्टी 2 पार्टी। भारत पाकिस्तान में बहुदलीय है, मैनी पार्टीज़। और भारत बहुदलीय व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय हर एक दल को जो पंजीकरण है, यानी जो दल राष्ट्रीयकृत हैं और जो दल पंजीकृत हैं उस सबको राजनीतिक दल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे राजनीतिक दल की मान्यता कैसे मिलती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और स्पेशली जो चुनाव आयोग है वो अगले नेक्स्ट एक टॉपिक में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का कलेक्शन है, जब चुनाव आयोग पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है? अगर कोई दल राज्य विधानसभा में 6% वैध मत लाती है, यानी टोटल मत जो दिया गया उसका 6% वैध मतों का, और कम से कम 2 सीट जीत लेती है, तो उसे राज्य दल की मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या है, अगर राज्य विधानमंडल में कोई भी राजनीतिक दल 6% वोट ले लेती है, पा लेती है और 2 सीट पे विजयी हो जाती है, या ओवरऑल 8% वोट शेयर मिल जाता है उसको, तब वो क्या हो जाएगा, राज्य दल की मान्यता मिल जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय दल की अगर मान्यता की बात करें तो राज्य दल अलग है, राष्ट्रीय दल अलग है। राष्ट्रीय दल की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव या राज्य विधानमंडल के चुनाव में, या तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है या राज्य विधानमंडल के चुनाव हो रहे हैं, उसमें यदि 6% वैध मत का वोट कम से कम और 4 सीट पर जीत हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। ठीक, अभी पहले देखें कि राज्य विधानमंडल की बात करें तो 6% वोट और 2 सीट अगर मिल जाती है तो राज्य दल मिल जाता है, और वही 6% वोट वैध मतों का और 4 सीट अगर मिल जाती है सीट, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। दोनों में डिफरेंस है, 6% वोट 2 सीट और 6% वोट 4 सीट। या फिर टोटल ओवरऑल राज्य दल की बात करें तो 8% वोट शेयर अगर मिल जाए तब भी ओके। देन आगे हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा 6% वोटिंग हो, 4 सीट हो तो राष्ट्रीय दल मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों को समराइज कर दिया गया। तो ये यहाँ तक का टॉपिक अलग था। आगे अब इसको देखते हैं। तो राजनीतिक दल में हमने देखा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी
1998 में ममता बनर्जी के साथ 2016 राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला, जो ममता बनर्जी ने बनाया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। स्थापना 1 जनवरी 1998। वो 2016 में राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला उसको। चुनाव चिन्ह उसका है पुष्प और तृण। तृण मतलब खरपतवार टाइप का। आधार और इसका विचार क्या है, विचारधारा क्या है? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। क्योंकि कोई भी दल होता है उसको अपनी विचारधारा बतानी होती है कि हम किस विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये रहा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। ममता बनर्जी इसकी महामहिम है और 1 जनवरी 98 में इसका स्थापना हुआ। 2016 में राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई। इसका चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृणमूल। विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। ठीक। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। स्वर्गीय कांशीराम इसके गठनकर्ता थे, संस्थापक थे। गठन कब हुआ था? 1984। शामिल कौन कौन लोग थे? दलित, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक। ये दल महात्मा फूले, साहू महाराज, पेरियार, नायकर, अंबेडकर इत्यादि महापुरुषों के मार्गदर्शन के प्रकाशन में ये दलित एवं कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है। तो ये लोग भी अंबेडकर जी, नायकर जी, पेरियार साहब, फूले साहब, साहू महाराज, ये सब लोग भी जितने सारे दलित हैं, पिछड़ी जाति हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन सबको उत्थान में काम किया। ये दलित एवं कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है बहुजन समाज पार्टी। कांशीराम 1984। आए अब आके देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चुनाव चिन्ह कमल। भारतीय जनसंघ 1951। भारतीय जनसंघ 1951 में इसकी जड़ें मिलती हैं। संस्थापक जो सदस्य थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1980 में पार्टी बनी। भारतीय जनसंघ जहाँ से इसकी जड़ें स्टार्ट हैं 1951 में, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और ये पार्टी बनी 1980 में। विचारधारा क्या लेके चलती है? भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये इसकी विचारधारा है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जो भी हंसिया और बाली, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। 1925 में स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और 1964 में ब्रेक डाउन हो गया इसका, मतलब बिखर गया, टूट गया। माकपा दल इसी में निकला। विचारधारा क्या था? मार्क्सवाद का, लेनिनवाद का, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है, या हंसिया और हथौड़ा भी लिखा है। सॉरी, हंसिया और हथौड़ा मार्क्सवादियों का है और हंसिया और बाली ये माकपा दल का है। ठीक है, तो इसको हमें नीचे लिखना चाहिए, ऊपर चला गया। ये इसका है मार्क्सवादी का, हंसिया बाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, CPI का। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है CPIM, उसका हंसिया और हथौड़ा है। हंसिया दोनों में कॉमन है, एक में बाली एक में हथौड़ा है। चूँकि मार्क्सवादी हैं तो मार्क्सवादी जानते हैं ये थोड़ा सा विचारधारा इनकी कठोर होती है, तो ये हथौड़ा समझ रहे हैं, मारपीट, हंगामा। और बाली जो जैसे सामाजिक तौर पे, बाली मतलब ये धान गेहूँ वाली बाली है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का, CPIM की बात करें तो हंसिया और हथौड़ा चुनाव चिन्ह है। इसकी विचारधारा मार्क्सवाद का है, लोकतंत्र का है और धर्मनिरपेक्षता का है। इसमें मार्क्सवाद, लेनिनवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, यानी इसमें कॉमन क्या है? मार्क्सवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। खाली इसमें लेनिनवाद एक्स्ट्रा है।
लेनिनवाद, इसमें लेनिनवाद नहीं है। तो कॉमन मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा ना। तो जो बाली वाला है वो लेनिनवाद में भी है, और जो हथौड़ा वाला है उसमें लेनिनवाद नहीं है। ठीक है, दोनों में ध्यान से, इसलिए दोनों एक पास लिखा गया ताकि डिफरेंस हो सके। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1985 में इसका चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा। 1985 में स्थापना हुई। विचारधारा इसका गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य है, और भी इसका डिटेल है, आगे देखेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस से विभाजित हुआ 1999 में, जो कि शरद पवार इसके स्थापना करते थे। शरद पवार यह समर्थन करती है सरकार के प्रभुत्व पद पर सिर्फ भारत में जन्मे नागरिक के लिए, यानी कि जो भी मेन पद हैं, सरकार के प्रभुत्व पद हैं, वो जो भारत में जन्मे नागरिक हैं उनके लिए आरक्षित होने चाहिए। विचारधारा समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की बात करती है। ये किसकी बात हो रही है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार हैं संस्थापक, 1999 बनी। राज्य दल, जैसे कि बिहार की बात करें, अभी बीपीएससी टीआरई 4 में ये सब आएगा क्वेश्चन, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में ये सब आ चुके हैं। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। जनता दल यूनाइटेड इसी में से बिखर गया 1999 में। यानी कि राष्ट्रीय दल यूनाइटेड जो बना था, राज्य दल, राष्ट्रीय जनता दल, इसी जनता दल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में निकल गई, और 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी निकली, और 1998 में राष्ट्रीय जनता दल, है ना, जिसको जेडीयू बोलते हैं, समथिंग ऐसे करके, जनता दल यूनाइटेड। तो एक ही पार्टी में से कितने सारे पार्टियां निकल जा रही है, बिखराव हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 1992 में, और राष्ट्रीय लोक दल 1998 में। बिहार में ये सब पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल 1998। डिटेल करेंगे अभी हम। क्षेत्रीय दल की अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल कैसे होता है, क्या क्या इसकी मान्यता कैसे मिलती है। निर्वाचन आयोग जिस दल यानी राज्य दल का मान्यता देता है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। जिस भी दल को निर्वाचन आयोग राज्य दल का मान्यता दे देगा उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। इसका विचार भले क्षेत्रीय हो, लेकिन कुछ दलों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर है। ऐसा क्यों है? तो राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक पार्टी, ये राष्ट्रीय स्तर पे है। कौन कौन? राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी। पिछले दशकों में क्षेत्रीय दल उभरा है। इसकी डिमांड जानते हैं, और सरकार बनने में अहम भूमिका निभाती है, जो कि क्षेत्रीय दल। यह लोकतंत्र एवं संघवाद को मजबूत भी बनाती है। यानी लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने का कॉन्सेप्ट क्षेत्रीय दल में बहुत ही ज़्यादा होता है। राजनीतिक दल की चुनौती क्या है, देख रहे हैं आप लोग? आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक दल की चुनौती की अगर बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, फैसला लेने की ताकत सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसमें चुनौती की बात कर रहे हैं हम, यानी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। जो पार्टियां अंदर जितने लोग हैं उसमें लोकतंत्र की अभाव को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि फैसला लेने की ताकत सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसमें वंशवाद भी चलता है, चाचा भतीजा, आप लोग सुनिए टाइटल। पैसा और आपराधिक तत्वों का राजनीति में आना,
आजकल अमीर लोग कंपनियों का राजनीति में दखल अमीर लोग का और कंपनियों का राजनीति में दखल लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती हो गई है ना। और विकल्प का होना भी ये चुनौती है कि मतलब बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं है जनता के सामने, तो फिर क्या ही करें। चोर चोर मौसेरे भाई में से किसी को जनता चुन लेती है। इसको सुधारा कैसे जाए, इसमें दलों को कैसे सुधारा जाए। तो अगर हम देखें तो दल बदल पर कानून बनाकर, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पार्टी को चुनाव का खर्च का अपराध का ब्यौरा देना होगा। यानी जो भी चुनाव का खर्च हो रहा है, जो भी अपराध कर रहे हैं, आप लोग का ब्यौरा देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पार्टी को। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आयकर रिटर्न भरना होगा। महिलाओं का आरक्षण नियमित फिक्स करना पड़ेगा। आंतरिक लोकतंत्र को बनाना होगा। आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है उसको भी बनाना होगा। और चुनाव का खर्च सरकार को उठाए। यानी कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि चुनाव का खर्च अगर सरकार उठाना शुरू करे तो हर चीज़ लिमिटेड होगा। अब इसमें तो यहाँ पे दिख रहा है सत्ता की साझेदारी, तो ये तो टॉपिक अलग है जो कि 10वीं चैप्टर का है, 10वीं क्लास का है। तो इस टॉपिक हम कवर करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम अभी इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि ये पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं। यस, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। देखते हैं, इसको कवर करते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक, तो इसको यहाँ पे कवर कर लिया जाए। राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है और जनमत क्या होती है। चूँकि हम जनमत को 4 भागों में पढ़े हैं पिछले वीडियो में, रेफरेंडम है, रिकॉल है, प्लेबिसाइड है और एक और है, याद नहीं आ रहा है। देन आगे अगर देखें जनगणमन, तो हमें क्या देख रहे थे, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जैसे कि लोगों का एक समूह है, राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये एडमंड बर्क ने बोला है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह जो राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। किसका स्टेटमेंट है, एडमंड बर्क का। समता सैनिक दल, जो कि 1927 की बात करते हैं। सामाजिक समता सेना, समता सैनिक दल का मतलब सामाजिक समता सेना, इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने किया था 1927 में। कब किया था, 1927 में। और गरीब शोषित लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना था, सामाजिक समानता स्थापित करना था। इसलिए अम्बेडकर जी ने 1927 में गरीब शोषित लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर समानता स्थापित करना, क्या था उस सेना का नाम, समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना। एक राष्ट्र एक दल संगठन की विशेषता, यानी एक दल संगठन की विशेषता क्या होती है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक दल संगठन। जैसे कि चौगुट यानी कि कॉसस, शाखा दल मतलब ब्रांच पार्टी, और प्रकोष्ठ दल यानी सेल पार्टी, और सैनिक दस्ते, नॉट दल, सैनिक दस्ते, मिलिटिया बोले मिलिटेंट। ये जो चीज़ें हैं एक दल संगठन की विशेषता, यानी एक दल या संगठन की विशेषता क्या होती है, जिसको राजनीतिक दल संगठन कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी विशेषता है। ये मॉरिस वुडवर्ड के अनुसार भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करती है। यानी भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करने वाले ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की बात है और ये हमारे एग्ज़ाम में आएगा। जनमत यानी कि सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करता है। सामान्यतः लोगों के विचार को समुचित ढंग से इंगित करता है, जिसको बोलते हैं जनमत।
समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित होता है। इसको जेम्स ब्राइस ने लिखा है। कौन सी बुक में लिखा है इन्होंने? मॉडर्न डेमोक्रेसीज मॉडर्न डेमोक्रेसीज बुक है जेम्स ब्राइस की। उसमें इन्होंने लिखा है जो जनमत होता है वो सामान्यतया लोगों के विचार को समुचित ढंग से या समुच्चय को इंगित करता है, जैसे समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। जो दलीय प्रणाली है किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है, मशीनीकृत कर देती है। ये बोले हैं गिलक्राइस्ट। इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। दबाव समूह क्या होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पेपर में आएगा ही आएगा ये सब। दबाव समूह की अगर बात करें तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक, दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमा लेना नहीं होता है। यानी जो दबाव समूह है वो शासन शक्ति पर कब्जा जमाता नहीं है, उसका कब्जा जमाना काम नहीं है, उसका न्याय दिलाना काम है। यानी कि कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का काम होता है। जो कब्जा जमाने की बात होती है वो राजनीतिक दल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कब्जा जमाना राजनीतिक दल का काम होता है, जबकि जो दबाव समूह है वो लोगों के हित को चाहती है, अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं। दबाव समूह शासन की प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है। मतलब ये डायरेक्ट किसी पार्टी के संपर्क में नहीं होते हैं, अलग ही रहते हैं। अपने हितों की प्राप्ति के लिए, यानी जो दबाव समूह है ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल का समर्थन मात्र करते हैं कि हमारा हित सध जाए। चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता कर देते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए भाग लेते हैं। यानी कि सत्ता प्राप्त करने के लिए भाग लेते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक दल है उनको सत्ता चाहिए और जो राजनीतिक समूह है इनको सपोर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हितों को साधना है। समझ रहे ना? तो जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक समूह है इसमें डिफरेंस है, यही पूछा जाएगा डिफरेंस। एकदम थीन लाइन में सवाल बनेगा। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम एडमंड बर्क ने दिया था कि राजनीतिक दल एक्चुअल में क्या है, उसका परिभाषा एडमंड बर्क ने दिया था। एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। यानी राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, वो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं, वो राजनीतिक दल। इसका परिभाषा किसने दिया? एडमंड बर्क ने। जबकि अगर दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, अदृश्य सरकार, अनौपचारिक पत्राचार यानी इन नामों से जाना गया। तो अज्ञात साम्राज्य फाइनर ने बोला, दबाव समूह के बारे में बोला जा रहा है। अदृश्य सरकार, दबाव समूह को अदृश्य सरकार भी बोला जाता है, ये मैकिन ने बोला है। और औपचारिक सरकार की बात करें तो इसको सैलिन और लैम्बर्ट ने बोला है। ये अलग अलग विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने दबाव समूह को कोई अज्ञात साम्राज्य बोल रहे हैं, फाइनर, यानी फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बोले। अदृश्य सरकार बोले हैं मैकीन दबाव समूह को, और दबाव समूह को ही अनौपचारिक सरकार बोले हैं सैलिन और लैम्बर्ट। ओके, थोड़ा और देखते हैं दबाव समूह क्या होता है, कैसे होता है।
दबाव समूह को तीसरा सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा सदन। ये फाइनर के शब्दों में, फाइनर ने बोला है कि दबाव समूह को तीसरा सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दबाव समूह अमेरिका में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो दबाव समूह है अमेरिका में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं विधि निर्माण में। और इसकी विशेषता क्या है दबाव समूह की? दबाव समूह की विशेषताएं अगर देखें तो सीमित उद्देश्य होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक रूप से संगठित हैं। जस्ट सेकेंड। सीमित उद्देश्य होता है दबाव समूह का, उद्देश्य सीमित होता है, ठीक है। औपचारिक होते हैं, ठीक है। अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ढंग से संगठित हो सकते हैं। संवैधानिक और असंवैधानिक संसाधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता की बात करते हैं और राजनीति एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका निभाते हैं, परोक्ष भूमिका, इनडायरेक्ट। और अनिश्चित कार्यक्रम, यानी कि जब इनकी ज़रूरत होती है तभी कार्यक्रम करते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है। और सर्वव्यापी प्रकृति, जिसमें सबका लाभ हो, तब ये दबाव समूह सक्रिय होता है। लोकमत यानी जनमत, ये भी एक प्रकार का दबाव समूह है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है तथा सरकार के निर्माण के लिए भी ज़रूरी होता है। सरकार के संचालन में तथा उसकी सफलता के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है लोकमत, जनमत। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाता है। जो लोकमत है, जनमत है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाता है। सरकार की निरंकुशता को सीमित करता है कि सरकार ज़्यादा निरंकुश ना हो। व्यक्ति एवं सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करता है और कानून निर्माण में विधायकों की सहायता करता है। सही बात है। और जिस कारण इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा। यानी विधानमंडल के पीछे विधानमंडल किसको कहा जाता है? जनमत को, लोकमत को, लोक दल को, दबाव समूह को इत्यादि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो सुन लेंगे, सही हो जाएगा। चलिए फिर नए टॉपिक में मिलते हैं। अब देखिए हमने आधे घंटे के अंदर लगभग 3 क्लास को कवर किया हमने, यानी 3 डेढ़ 4.5 घंटे की क्लास को आधे घंटे में हमने कवर किया। इसलिए हम ज़्यादा इसमें कुछ इधर उधर बोलते नहीं, सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए, मस्त NCERT SCERT का कलेक्शन है, किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। थैंक यू।